हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में। हमारा भारतीय संविधान का क्लास चल रहा है और इसमें हम आज CAG को पढ़ने वाले हैं। तो CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। और इसका कार्य है भारत सरकार का जो अकाउंट्स होता है उसका एक तरह से ऑडिट करना। भारत सरकार के अकाउंट को ऑडिट करता है। जो भी अकाउंट्स होंगे भारत सरकार के या उसके अलावा और भी बहुत सारे सरकारी जो होते हैं, जैसे पिछले क्लास में हमने कमिटीज़ के बारे में जो पढ़ा था उसमें कुछ कमिटीज़ थी। उसमें वित्तीय कमेटी में जो 3 कमेटी थी, एक लोक उद्यम कमेटी थी, उसका भी ये ऑडिट, उसकी भी ऑडिटिंग CAG ही करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कोई भी सरकार जो होती है, सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है उसकी निगरानी करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती है। उसी संस्थाओं में से एक CAG है, जो कि जिसका काम सरकार के खर्च को रेगुलेट करना तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब उसकी ऑडिटिंग करता है। हर साल ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है और फिर राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं और उस पर फिर चर्चा होती है। तो आइए देखते हैं CAG जो है हमारे संविधान में कितना महत्व रखता है और इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्यकाल क्या हैं, इसके अलावा और भी जो इनसे तथ्य होंगे उस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले तो CAG जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? तो हमें आज 3 आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल 148, 149 एंड 150। तो आर्टिकल 148 जो है उसमें भारत का एक CAG होगा, यानी कि भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा। भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति किसी की भी जो नियुक्ति करते हैं वह अपने मन से नहीं करते हैं, मतलब अपने एक तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग जो करते हैं अपनी, मतलब किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति जब नियुक्त करते हैं तो वो मंत्री परिषद के सलाह से करते हैं। तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की सलाह से जो करते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और वारंट जारी करके करेंगे। वारंट जारी करके कुछ बहुत कम ही ऐसी नियुक्तियाँ हैं जो कि राष्ट्रपति करते हैं, जो कि वारंट जारी करके करते हैं, जिसमें एक CAG है, उसके अलावा गवर्नर है, इसके अलावा और भी 1-2 हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वारंट जारी करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है? यदि CAG को हटाना हो तो क्या प्रक्रिया होगी? CAG को हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। CAG को हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है। फिर इसकी सेवा शर्तें, वेतन और सेवा शर्त जो है वह कौन निर्धारित करता है? वह संसद निर्धारित करता है, विधि बनाकर, कानून बनाकर। और ये इनके वेतन में नेगेटिव, मतलब वृद्धि की जा सकती है सेवा के दौरान, लेकिन कमी नहीं की जा सकती है, नकारात्मक वृद्धि नहीं की जा सकती है। वेतन और अन्य सेवा शर्तें जो हैं वह संसद कानून बनाकर तय करती है। और इनके शपथ की यदि बात की जाए तो शपथ में संविधान की प्रतिष्ठा की ये शपथ लेते हैं, जो कि शेड्यूल 3 में है। यहाँ पर यह
जानना महत्वपूर्ण है कि ये शेड्यूल 3 जो है, इसमें बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और गवर्नर, इन तीनों का शपथ जो है इस शेड्यूल में नहीं है। यानी कि आर्टिकल ये शेड्यूल 3 में इन तीनों के शपथ को छोड़ के बाकी सभी जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं भारत में अलग अलग बड़े बड़े पदों पर, उन सभी की यहीं पर है, ये शेड्यूल 3 में है। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की नहीं है। उनकी जो शपथ है वो उन्हीं से संबंधित जो बहुत सारे आर्टिकल हैं उन्हीं में से किसी आर्टिकल में है। तो फिर सीएजी का कार्यकाल जो है वह क्या है? सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति सीएजी का पद ग्रहण करता है तो 6 वर्ष के बाद वह पद को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि उनका उम्र उस 6 वर्ष के पहले ही 65 वर्ष पूरा हो जाए तो उस कारण से 65 वर्ष होते ही वो पद से त्याग दे देंगे, यानी कि उनकी रिटायर की उम्र हो जाएगी। तो या तो वह, यदि उनकी उम्र 60 साल है तो 60 साल में यदि नियुक्त हुए तो 65 साल में 5 साल ही पूरा, यानी कि 65 में ही उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी कि वो कार्यकाल ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और यदि 55 के वो हैं तो फिर 55 प्लस 61, तो उस समय ये कार्य करेगा 6 ईयर्स। फिर सेवा समाप्ति के बाद वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि कोई भी लाभ का पद जो है उसे धारण नहीं कर सकते हैं जब वह रिटायर हो जाएंगे, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति हो जाएगी। तो फिर आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्यों का उल्लेख है। इसमें सीएजी जो है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी का कार्य है ऑडिट करना। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बातें जानना जरूरी है। आमतौर पर हम समझते हैं कि सीएजी का कार्य क्या है। सीएजी एक ऑडिट करता है, मतलब सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, तो उस कारण से सीएजी का कार्य सिर्फ ऑडिट करना ही है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सीएजी का कार्य लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण, यानी कि ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य करते हैं। यह भारत सरकार के लिए 1976 तक दोनों कार्य कर रहे थे। लेकिन 1976 में मांग उठी कि एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था कैसे अकाउंटिंग भी कर सकता है और ऑडिटिंग भी। वही व्यक्ति आपका लेखा जोखा भी करेगा और लेखा जोखा का परीक्षण भी करेगा, यह कैसे हो सकता है? इससे तो यदि वो लेखा जोखा में कुछ त्रुटि भी होगा तो उसे सुधारने के बजाय या उसमें गलती बताने के बजाय उसे मतलब छुपा सकता है। तो इस कारण से सीएजी के जगह पर 1976 में केंद्र जो है सिर्फ सीएजी को ऑडिट करने का कार्य दिया और फिर उसके अलावा दूसरी संस्था बनाई गई जो कि ये सीजीए है। सीएजी भारत सरकार, अभी के समय में सीएजी भारत सरकार का ऑडिटिंग करता है, अकाउंटिंग नहीं। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों अभी भी हो रहा है सीएजी के द्वारा ही। तो 1976 के बाद से केंद्र सरकार अलग संस्था से लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग करवाता है। तो ये तो हमने देख लिया। 1976 के बाद केंद्र सिर्फ लेखा परीक्षण करवाता है सीएजी से। फिर आर्टिकल 150 की यदि बात की जाए तो इसमें लेखा का प्रारूप सीएजी के द्वारा तैयार किया जाता है। लेखा का जो प्रारूप होगा, किस प्रारूप में लेखा होगा, यानी कि लेखा का प्रारूप सीएजी द्वारा तैयार किया जाएगा। और फिर सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति संसद में उसे पेश करवाते हैं, रखवाते हैं। फिर आगे यदि बात की जाए इसमें
तो CGA जो कि 1976 में बात चली थी कि इसी से हम कैसे करवा सकते हैं दोनों काम, CAG से ही। तो उस समय CGA बनाया गया, जो कि हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। CAG हमारे संविधान में है, बल्कि CGA जो है संविधान में नहीं है। तो यह कंट्रोलर है और वह कंप्ट्रोलर है, दोनों में फर्क है। जनरल ऑफ द अकाउंट्स, इनका काम है अकाउंटिंग करना। भारत सरकार का जितना भी अकाउंटिंग होता है वह कौन करता है? CGA करता है। और ऑडिटिंग कौन करता है? CAG। यह तो CAG की बात हो गई। उसके बाद भारत सरकार के पहले CAG कौन थे? वी नरहरि राव। ये भारत सरकार के पहले CAG थे, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और वर्तमान समय में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये वर्तमान समय के CAG हैं। तो आज हमने देखा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। भारत सरकार का ऑडिटिंग करते हैं और राज्य सरकार का ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों कार्य करते हैं। उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उन्हें पद पर से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उनका जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, और वो किस प्रकार से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करते हैं, फिर वो लेखा प्रारूप किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो आज हमने इन सभी तथ्यों को देखा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।